तो प्रिय साथियों, 23 दिसंबर CTET फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है और हमने सेंटर पे जाके विद्यार्थियों से क्वेश्चंस के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन का पेपर लेवल बहुत आसान था और हम एक एक करके वो जो क्वेश्चन जैसे ही उन्होंने बताया वैसे क्वेश्चंस आपको हम नोट करके बता रहे हैं। तो आप जो आने वाली शिफ्ट के लोग हैं वो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमें बच्चों से मिला वो ये मिला कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है। भाई, झारखंड में सबसे ज्यादा धान पाया जाता है, तो धान जो है वहाँ की मुख्य फसल है। और तो इस हिसाब से जो गिवन ऑप्शन थे उसमें चावल हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था। आपको एग्जामिनेशन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगाने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछता है तो यहाँ ये MP आप लिख सकते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब में पाया जाता है, इसको आप क्लेरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पूरे भारत में सर्वाधिक जो गेहूं होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप लोग पूरे जो भारतवर्ष का 34% गेहूं यहाँ पे पाया जाता है। पंजाब में है, लेकिन पंजाब में उत्तर प्रदेश से कम पाया जाता है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गेहूं का सबसे उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, सोयाबीन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और झारखंड की मुख्य फसल क्या है तो वो चावल है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है घूम फिर के। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने जो बताया था कि मधुबनी किस राज्य में स्थित है, वहाँ की पेंटिंग प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में कई बार पूछा गया अभी पिछले कई दिनों के पेपर्स में। तो मधुबनी एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और वो पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड का कौन सा नेशनल पार्क है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क है और ये एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है, तो याद रखिएगा। अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चंस किसी तरीके से और तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मधुमक्खी मधुमक्खी के छत्ते में नर मक्खी और मादा मक्खी की भूमिका पर आधारित जो प्रश्न था। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या होता है। जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें तीन मक्खियां होती हैं। एक तो हमारी रानी मक्खी होती है, नर मक्खी होती है और कामेरी, ठीक है। तो रानी मक्खी का काम क्या है, यह मौन वंश में हजारों मक्खियां होती है, रानी केवल एक होती है। वास्तव में पूर्ण विकसित मादा होती है और पूरे मौन वंश में अंडे देने का काम करने वाली रानी मधुमक्खी होती है। यह आकार में अन्य मधुमक्खियों से बड़ी और चमकीली होती है, जिसे इसे झुंड में आसानी से पहचाना जा सकता है। नर मधुमक्खी क्या होते हैं। प्रजनन काल के अनुसार नर मधुमक्खी की संख्या घटती बढ़ती रहती है और मौन वंश में 250-300 तक हो जाते हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियों में इनकी संख्या 0 तक हो सकती है। इनका काम केवल रानी मधुमक्खी का गर्भाधान करना है और गर्भाधान के लिए यद्यपि कई नर प्रयास करते हैं, एक ही सफल हो पाता है। तो आप देखिए, ये जो मधुमक्खी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कामेरी मधुमक्खी कौन सी होती है। कामेरी मधुमक्खी कामेरी मधुमक्खी जो होती है वो होती है मौन वंश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कामेरी वर्क मक्खी की होती है, जो वर्कर होती है। यह फूलों से रस से लाकर शहद को बनाती है और साथ साथ अंडे बच्चों की देखभाल और छत्ते के निर्माण का कार्य भी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट मक्खी होती है जिसको कामेरी मक्खी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सवाल आया था मधुमक्खी के छत्ते पे आधारित। तो आप अगले एग्जाम्स में, जो अगले शिफ्ट के एग्जाम्स हैं, उनसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एक जो ट्रेन है वो 12 अक्टूबर को रात को 10:30 बजे छूटती है और 14 अक्टूबर को रात में 10:30 बजे डिस्टेंस कवर करती है, ठीक। तो ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई, ट्रेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके गंतव्य पॉइंट तक जाती है, ठीक। अब आप देखिए, 12 तारीख से लेके 13 तारीख तक
रात में 22:30 से लेकर 13 तारीख की 22:30 तक कितने घंटे हुए? 24 घंटे हुए। ठीक है, 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कितने हुए? 24 घंटे और हो गए। तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा? 48 आवर्स का लगा। ठीक है, समझ में आया? अब आप देखिए, डिस्टेंस जो कवर की गई वो 2592 किलोमीटर की गई। ठीक है, तो पूछ रहा है किसकी स्पीड क्या थी। हमें पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, अब इसका चाल पूछ रहा है। दूरी हमें दी गई है 2592। कितना दिया गया है? 2592 किलोमीटर दी गई है। और टाइम कितना दिया गया है? 48 घंटे। ठीक है, इसका जो आंसर आए, ठीक है, उसको 5/18 से आप गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपके हर सेट में पूछे जाएंगे, तो आप उनकी गलती मत करिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एक ट्रेन यहां से यहां तक जाती है 12 अक्टूबर को रात में 10:30 बजे, और 14 अक्टूबर को रात में 10:30 बजे पहुंचती है, तो ये डिस्टेंस कवर करती है। स्पीड पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आएंगे, आप बहुत आसान होते हैं, आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है, हमने अपने पीछे ट्यूटोरियल्स में भी ये सारे बताए हैं। तो अगला सवाल क्या था, चलते हैं। अगला सवाल क्या था कि एक स्कूल में आधे स्टूडेंट चाय पीते हैं, आधे 1/3 स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, और 1/6 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्या पीते हैं? मिल्क पीते हैं। इफ स्टूडेंट हु लाइक द कॉफी आर 20, ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मिल्क? ठीक है, अब आप देखो, जो मतलब एक्स मान लो टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, और उसमें 1/3 टोटल स्टूडेंट है, तो 1/3 कितना हुआ? कॉफी पी रहे हैं, और ये कितने हुए? 20 हुए। ठीक है, तो अगर हमारे कॉफी पीने वाले 1/3 बच्चे हैं, और ये टोटल बच्चे एक्स हैं, और कॉफी पीने वाले बच्चे 20 हैं, तो एक्स की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? अगर आप 13 गुणा कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। टोटल बच्चे हमारे 60 हो गए। अब कह रहा है कि 1/6 बच्चे मिल्क पीते हैं, तो 6 इंटू 1/6, 6 बच्चे क्या है? 6 से कट जाएगा, 6 10 6 60 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसमें गलती मत करिएगा। मिड डे मील में बच्चों को चाय, काफी, दूध और ये सामान दिया जाता है, तो शिक्षक से ये पूछ लिया गया है कि एक स्कूल में आधे स्टूडेंट चाय पीते हैं, 1/3 स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, 1/6 स्टूडेंट मिल्क पीते हैं। अगर विद्यार्थियों में से 20 लोग बच्चे कॉफी पीते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मिल्क? तो आप इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल उन्होंने पूछा कि विनोद ने एक लैंड एरिया है 200 स्क्वायर मीटर, ही यूज्ड हाफ ऑफ इट ग्रोइंग पोटैटोज, आधे में वो आलू उगाता है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द ग्रोइंग टोमेटोज, हाउ मच एरिया इज लेफ्ट? अब देखिए, उसका 200 स्क्वायर मीटर का एरिया है, आधे में 100 में तो कह रहा है कि आलू उगाता है, और जो बचा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग फॉर द ग्रोइंग टोमेटोज। आप समझिए, जो बचा एरिया है उसके 1/4 में वो क्या कहता है? कह रहा है भाई हम टमाटर लगाते हैं, तो 25 स्क्वायर मीटर में वो टमाटर लगाता है, तो कितना बचा एरिया है? अरे 25 माइनस 100 कितना हो गया? 75। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। 200 स्क्वायर मीटर का उसके पास पूरा एक कोई प्लॉट है, कह रहा है भाई आधे में वो क्या कहता है? आलू उगाता है। 200 का आधा कितना हो गया? 100 हो गया। 200 के, और उसके बाद बच कह रहा है कि जो बचा हुआ एरिया है
उसके 1/4 में तो कह रहा है कि टमाटर उगाता है, तो 100 का बचा कितना, 100 का 1/4 कितना हुआ, 25। तो कह रहा है हाउ मच एरिया इज लेफ्ट, बचा कितना, 75 माइनस 100 माइनस 25 कितना हुआ, 75 हुआ। तो बहुत आसान सवाल आता है, आप लोग गलती मत करिए, लॉजिक्स को लगाइए, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे लॉजिक्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए अगला सवाल जो पूछा उन्होंने कि उल्लू, अगला सवाल उन्होंने दे दिया, उल्लू के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया, बाज के बारे में दे दिया, स्लॉथ के बारे में दे दिया, रेशम के कीट के बारे में दे दिया। बोला कथन, सही कथन की पहचान कीजिए। उल्लू के बारे में दे दिया कि मनुष्य के जैसा देखता है, उसकी आंखें मनुष्य के जैसा देखती हैं। बाज कई गुना ऊंचाई तक उड़ सकता है और देख सकता है। स्लॉथ 17 घंटे तक, स्लॉथ भालू जो होता है 17 घंटे तक पेड़ों पे सोता है। रेशम के कीट के बारे में पूछा कि जो नर होते हैं वो मादा की सुगंध की पहचान बहुत दूर से कर लेते हैं। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए और उसके बारे में उनके मैचिंग के बारे में पूछा कि भाई इनका कौन सा मैच हो सकता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये चारों के चारों जो सवाल आए थे ये पिछले शिफ्टों में, पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो इनको देख लेंगे, तो आने वाले शिफ्ट में अगर आप अच्छे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये सारे स्टेटमेंट अच्छे तरीके से करके जाइएगा। हमने उनके सामने के जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लिख दिया है। अब इनकी मैचिंग आप कर लीजिए, क्योंकि बच्चे से पूछा जब सवाल तो बच्चे ने कुछ ऐसा ही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है इनकम्प्लीट सवाल आ जाए, क्योंकि हम जब सेंटर पे जाते हैं, सेंटर से बच्चों से बात करते हैं, बात करने पे जो भी वो छोटे छोटे आंसर्स बताते हैं वो उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कौन क्वेश्चन कैसा आया होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब आपको बताता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अरब सागर के तटीय राज्यों के बारे में बताइए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भारत का जो ये है, जैसे ये गुजरात है, ठीक है, यहां से ऐसे है, तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, कन्याकुमारी में अरब सागर और हिंद महासागर की मुलाकात होती है, यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ वाले जो राज्य हैं, जैसे गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, ये कर्नाटक है, केरला है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। और यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है यहाँ कहीं, और ये दमन एवं दीव और दादरा एंड नगर हवेली। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे अरब सागर के तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक है। और तमिलनाडु में अरब सागर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तमिलनाडु में अरब सागर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो भारत का मानचित्र आप देखिए, वहां देखिए अरब सागर की स्थिति कहां से कहां तक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आया हुआ था और इसको मैंने डिटेल में इसीलिए बता दिया कि आने वाले शिफ्ट में ये सवाल आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल उन्होंने पूछा था कि मटर के फलों पे आनुवंशिकता का प्रयोग किसने किया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, आपने साइंस में कितनी बार पढ़ा होगा कि हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के, जो हमारे नर्सरी के मटर के पौधे थे उन पे प्रयोग किया, फलों पे प्रयोग किया, आनुवंशिकता का प्रयोग किया, और उसमें सफेद पुष्प और क्या कहते हैं लाल पुष्पों पे प्रयोग किया, किस तरीके से प्रयोग किया, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान सा सवाल आया, पिछले साल ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ था और ये देखिए फिर से रिपीट हुआ। ईवीएस के थीम के बारे में पूछा गया उन्होंने, ठीक है। थीम देखिए क्या होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर थीम है तो सब थीम हमारी रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फूड है, थीम जो है फूड है, वाटर है, ट्रेवल है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक एंड डू, पानी है, यात्रा है, आवास है, भोजन है, मित्र और परिवार है, और चीजें जो हम करते हैं, ठीक है। ये हमारी ईवीएस की थीम है। तो आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, गलती मत करके आइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन कहां से पूछा गया? जीन पियाजे की मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक प्रश्न था। एक लंबा ग्लास था और एक चौड़ा ग्लास था, दोनों में पानी भरा हुआ था। बच्चों को उसकी पहचान करने के लिए दिया गया कि भाई पानी किसमें ज्यादा था। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये लॉजिक्स पे सवाल आएंगे। आप जीन पियाजे की मूर्त, जीन पियाजे पियाजे जो संज्ञानात्मक थ्योरी है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहते हैं अपनी स्टेज में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। और जो हमारे पास एग्जाम में स्टेटमेंट आते हैं ना, उसी स्टेटमेंट से आंसर आपको निकालना है कि कौन सा सकारात्मक स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कौन सा नकारात्मक है। तो नकारात्मक पूछ रहा है तो नकारात्मक पे टिक करेंगे, अगर सकारात्मक पूछ रहा है तो सकारात्मक पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए झारखंड की मुख्य फसल के बारे में पूछा गया, धान है। टमाटर किस देश से भारत में लाया गया था? पुर्तगाली टमाटर को लेके आए थे। ठीक है, मिर्ची किस देश से भारत में लाया गया? कुछ लोग बता रहे थे, ये पिछले साल का आया हुआ हुबहू क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा देख लीजिए कि मिर्ची कहां से लाया गया। तो अगर मैं देखा जाए तो मिर्ची पुर्तगालियों ने लेके आया था, पुर्तगालियों ने लेके आया था, लेकिन मैक्सिको से, अगर सबसे पहली जो शुरुआत हुई मैक्सिको से, और मैक्सिको के बाद क्या कहते हैं, अभी जो मेजॉरिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ द मिर्ची है वो साउथ अमेरिका से होता है। तो एग्जामिनेशन में देखो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ऑप्शन जैसे दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको टिक करना है। प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता होती है? ये क्वेश्चन पूछा, आप लोग देख लीजिएगा। कोई बच्चा अपनी इंद्रियों से पहचान कब या किस अवस्था में करता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक ही करेगा। क्वेश्चन पूछा गया कि सहजन के फूल कहाँ खाए जाते हैं, केलों के फूल कहाँ खाए जाते हैं, और कचनार के फूल कहाँ खाए जाते हैं? कुछ ऐसे ऑप्शंस बना के स्टेटमेंट दिए गए। तो सहजन के फूल कहाँ जाए खाए जाते हैं? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र, एस से सहजन, MSD। ठीक है, MSD, MSD ध्यान रखिएगा आप लोग, MMSD, महेंद्र सिंह धोनी। सहजन के फूल कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। केलों के फूल कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। कचनार के फूल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, वहीं इनको खाया जाता है। ठीक है, झूम खेती पे देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन आया एग्जाम में। मिजोरम में झूम खेती किस राज्य में होती है, किस पूर्वोत्तर राज्य में होती है? ठीक है, झूम खेती पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग झूम खेती को डिटेल में कर लीजिएगा। मानवीकरण में कौन सा अलंकार है? सौंदर्यीकरण अलंकार है। एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन था उसके हिसाब से आप लोग टिक करिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से प्रश्न था, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए। डिटेल में क्वेश्चन तो आपको तभी मिलेगा जब CBSE जारी करेगा इसका आंसर। आप लोग बार बार ये कहते हैं ना कि इसका डिटेल आंसर कैसे मिलेगा सर, तो नहीं भाई, अभी क्वेश्चन का पता नहीं है। जैसे बच्चे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बता रहे हैं वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, मैं क्या, सारे यूट्यूब चैनल जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है वो आपको इसीलिए ये सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था, आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न उन्होंने पूछा था। अब इन्होंने पूछा है कि आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है कि नहीं? पड़ता है भाई, कौन कहता है नहीं पड़ता है? कैसे पड़ता है उसका रीजन आपको बताता हूं मैं। अगर मैं आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव बच्चे की ग्रोथ पे कैसे पड़ते हैं मैं आपको बता देता हूं। हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम की बारिश हुई थी। ठीक है, तो जो उनके जो लोग बचे हुए थे वहां पे क्या कहते हैं, उनकी जीन में उसका इफेक्ट पड़ गया था, और वहां के वातावरण के प्रभाव की वजह से क्या कहते हैं, वहां उनकी बच्चों की ग्रोथ पे फर्क पड़ा था। मेथाइल आइसोसाइनाइड की जो गैस थी, भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, वहां पे देखिए बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए थे, और वहां पे जो बचे हुए थे उनमें कई सारी बीमारियां थी, तो उनके बच्चे जब पैदा हुए थे तो उनपे ग्रोथ पे फर्क पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रोथ है ना वो इन्वायरमेंट इंटू हेरिडिटी होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पे डायरेक्ट असर डालती है। तो ये सवाल उन्होंने CBSE वालों ने सीटेट में पूछ लिया था। ठीक है, लिंग रूढ़वादिता की भूमिका पे लड़की और लड़कियों पे प्रश्न कथन दिए गए थे।
देखिए इसमें सवाल दो तरीके से पूछता है। एक क्लास में स्टेटमेंट दे देगा कि भाई अंजलि मतलब धीरज ने अपनी क्लास में गए और वहां पे उन्होंने बोला कि लड़कियां ही केवल ये कार्य कर सकती हैं या लड़के ही केवल ये कार्य कर सकते हैं। लड़कियों के अगेंस्ट में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दे देंगे और उसके बाद उसमें से जो सकारात्मक स्टेटमेंट और नकारात्मक स्टेटमेंट है जो उस स्टेटमेंट को फेवर करेंगे वो आप उसका आंसर टिक कर दीजिएगा। तो बहुत आसान से सवाल आएंगे। वाइगॉत्स्की के समाज में भूमिका क्या थी उसका प्रश्न आया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस पे प्रश्न आया था, रिपीटेड क्वेश्चन था। जेडपीडी कल पूछा गया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है। पोचमपल्ली कहाँ स्थित है इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं ये रिपीटेड सवाल आया था। और देखिए पोचमपल्ली के बारे में कहाँ क्वेश्चन पूछे थे, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रॉब्लम। तो पोचमपल्ली क्या है, मेनली अपने साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है बनाई जाती हैं और बहुत ही फेमस साड़ियाँ होती हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली साड़ियाँ होती हैं। और यहाँ की जो साड़ियाँ होती हैं वो मेड इन भूडान पोचमपल्ली। ठीक है। और तेलंगाना राज्य में ये क्या कहते हैं स्थित है। ठीक है। तेलंगाना राज्य के यदाद्री भुवनगिरी जो जिला है वहां पे ये स्थित है पोचमपल्ली। और मेनली अपने साड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है। जैसे बनारस में बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है, वहां पे जरी की साड़ियां होती है, वैसे यहाँ पे पोचमपल्ली साड़ियां होती हैं और उस वजह से ये फेमस है। ठीक है। तो गार्डनर के बहुमुखी सिद्धांत के बारे में प्रश्न था। ठीक है। कर्नाटक में पेड़ों कर्नाटक में खेतों की मिट्टी को नरम करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका डिटेल आंसर नहीं पता था कि क्या क्या आंसर थे। उसमें था खुरपी, कुदार, फावड़ा, हर्रो, फार इत्यादि चीजें थी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। कर्नाटक में खेतों की मिट्टी को नरम करने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। ठीक है। लद्दाख के विषय में जनजातियों से जुड़ा प्रश्न था। ठीक है। एक क्वेश्चन और था, एक आयताकार कागज था उसको कितनी बार फोल्ड किया जा सकता है। समय, दूरी और चाल से भी प्रश्न थे। केंद्र शासित प्रदेश पे प्रश्न था। ट्रेन के सवाल थे। ये सारे रिपीटेड सवाल हैं। आपको मैं बता दूं ये सारे के सारे सवाल लद्दाख के बारे में हर क्वेश्चन में एक बार पूछा जाता है। चाहे वो लद्दाख के मकान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, लद्दाख में जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो आप लोग लद्दाख को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। डिटेल में अपने वीडियो में मैं आपको करा देंगे जब प्रॉपर इसका टॉपिक कराएंगे तो। ठीक है। हमने प्रीवियस जो अपने पेपर्स कराए हैं उसमें लद्दाख के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेन के जो क्वेश्चन है आएंगे ही। एक ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ पहुंचती है, उसको कितना समय लगा, कितनी डिस्टेंस लगी, एवरेज डिस्टेंस क्या थी। केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको बता दिया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्व राज्यों में है, उत्तर क्षेत्र में है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो पंजाब की सीमा को टच करता है, चंडीगढ़ है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। BALA बाला का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा था। बाला वो नहीं सॉन्ग नहीं है भाई, बाला बाला बाला, रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी, ऐसा नहीं था। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का ये पार्ट है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है ये किससे रिलेटेड है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स पढ़ाने में यूज होता है ये। कोलबर्ग की लेवल 1 स्टेज क्या थी इसके बारे में पूछा था। समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा था, पढ़ लीजिएगा आप लोग। गुजरात के सीमावर्ती राज्य, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 20 या 19 तारीख में ये क्वेश्चन आया था। कौन सा वर्ग नहीं है, अरे भाई वर्ग नहीं है देख लो। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 11 का स्क्वायर 121, 222 नहीं है। ऑप्शन जैसे बच्चों ने बताया उसके हिसाब से 222 आंसर होगा। वेन हिले के त्रिभुजाकार गुणों पे प्रश्न था। ठीक है। जो वेन हिले की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण में एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, भाई पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। उस पर डिटेल हमने बताया था कि क्या होती है पर्यावरण में इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है। पर्यावरण पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे,
मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, मैप पे बेस क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फ्रैक्शन के बेस पे भिन्ने दे दी गई थी, पूछा गया था कौन सी भिन्न बड़ी है। और एक क्वेश्चन आया था कि भिन्ने दे दी गई, इनका योग ज्ञात करिए। एरिया दे दिया गया था, वर्ग का एरिया दे दिया गया था, उसके बाद आयत के एरिया से रिलेट किया गया था और पूछा गया था कि उसकी लंबाई या चौड़ाई, ऐसे कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे सवाल आए थे, आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और करके जाइएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए, Anita gave her toys to her friend in the ratio of 3:4:5. If Sonu has at least number of toys that are only 9, सोनू को और उसने सबसे कम टॉयज दिए 9। ठीक है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज अनीता हैज। अब देखिए, उसने क्या किया कि टॉयज दिए अपने दोस्तों को खेलने के लिए 3:4:5 के रेशियो में। तो इसको मैं मान लूं कि 3x 4x और 5x। सबसे छोटे टॉयज, सबसे कम टॉयज किसको दिए? अपने सोनू को दिए। और कितने दिए? 9 दिए भाई। ठीक है, समझ में आया? सबसे कम टॉयज कितने दिए? दिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, तो अगर सोनू को सबसे कम टॉयज 9 दिए और 3:4:5 के रेशियो में, तो 3 के रेशियो में थे, तो अनीता के पास टोटल कितने टॉयज थे? ठीक है, तो 9, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, 5 में x का गुणा कर देंगे तो 15 टॉयज, 4 3 12, 12 टॉयज, 9 टॉयज। ठीक है, तो देखिए 9:12:15, 9 उसने 3:4:5 में दिए। कितने दिए? सोनू को 9 दे दिए, एक को दे दिए 4 3 12, 12 दे दिए, और एक को दे दिए 15। तो टोटल टॉयज उसके पास कितने थे? ठीक है, 15 12 27 और सोनू को 36, तो आंसर 36। सवाल देखिए, 3:4:5 में दिए तो हमने मान लिया कि 3x 4x 5x, एक रेशियो को हम x में मान सकते हैं। चलो, हमने मान लिया। अब कह रहे हैं कि भाई सबसे कम टॉयज जो दिए वो सोनू को दिए, जो 9 टॉयज थे। तो 3x = 9 हमने मान लिया, तो रेशियो का पता चल गया कि भाई 3 का रेशियो जुड़ा हुआ है उसमें, हमने मान लिया। ठीक है, तो 3:3 9, 4:3 12, 5:3 15। तो उसने 9 टॉयज, 12 टॉयज और 15 टॉयज दिए अपने दोस्तों को, सबसे कम सोनू को दे दिए। तो टोटल टॉयज कितने थे? 36 थे। फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया, बच्चा बता रहा था। देखो, 1 धन 1 2, 2 धन 3 5, 5 धन 8 13, 13 धन 12, 13 धन 21 34। तो अगला जो होगा वो यही होगा ना, 21 + 34, 34 21 कितना होगा? 55 होगा। ठीक है, तो ये देखो, ऐसे आप लगा लोगे। आपको लॉजिक लगाना है भाई, क्या दिया गया था? रोहित बीमार था, वो डॉक्टर के पास गया तो पता चला मलेरिया है। उसको किस मच्छर ने काटा होगा? मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज। ऐसे 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा, अगर आपको पता नहीं तो आप उलझ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश ऑप्शन था, आंध्र प्रदेश इज करेक्ट ऑप्शन। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता। बाकी मध्य प्रदेश से भी सीमा लगती है, गुजरात से भी लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगती है। तो इन थोड़े टाइम में हमने जो सेंटर जाके पता किया, तो ये सवाल कुछ हमें पता चले। अगली जो शिफ्ट में जो एग्जाम है, वो आप लोग इस क्वेश्चन को तो जरूर से जरूर देख के जाइएगा। जो डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा आसानी होगी एग्जामिनेशन में। एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे तो इनसे मिलते जुलते सवाल आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, विद्या मंत्र आपको, आपके लिए मेहनत कर रहा है, एग्जामिनेशन में आपके लिए ये सारे क्वेश्चन कर रहा है
कि अच्छे से अच्छे कमिंग शिफ्ट में लोगों के मार्क्स आए। तो सीटीईटी से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। और अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई सुझाव चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ डिटेल कुछ सॉल्यूशंस के साथ, अगर चीजें और पता चलती हैं तो। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट। बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिए, फोड़ दीजिए सीटेट के एग्जाम को। सवाल कुछ नहीं आ रहे हैं, हलवा आ रहा है, आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट।